हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी सक्सेस पॉइंट। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो सेल होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनल्स होता है। फिर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके भी कई सारे पार्ट होते हैं, कई तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी apparatus है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स और लाइसोसोम। इन सभी के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है। तो हम एक एक करके सबके बारे में देखेंगे कि किसका क्या फंक्शन है। हम सबसे पहले देखेंगे प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या है कि जो सेल का लिविंग कंपोनेंट होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये क्या होता है? एक हाईली ऑर्गेनाइज जेली लाइक विस्कस सेमी फ्लूइड होता है जो कि बना होता है मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। इन सब चीज़ों का ये बना होता है। और ये सेल का क्या होता है? लिविंग पोर्शन होता है। जो भी ये सेल का फ्लूइड पार्ट होता है जो लिविंग होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फिर हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। आउटर मोस्ट कैसे? ये जो एनिमल सेल होते हैं उनकी ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, क्योंकि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल भी पाया जाता है, पर एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसलिए सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। अब अगर हम बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, तो ये लिपिड और प्रोटीन की बाई लेयर से बनी होती है। 2 लेयर होता है इसमें, लिपिड और प्रोटीन का। और ये क्या करता है कि इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और सेल के अंदर के कंपोनेंट को, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है। और इसका क्या काम है कि ये कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने देता है और अंदर से बाहर आने देता है। सेलेक्टिव चीज़ों को ये एंट्री देता है और एग्जिट देता है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर बाहर जाने देता है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है कि ये सेलेक्टिवली रेगुलेट करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सेल से किस चीज़ को सेल से बाहर जाना है और किस चीज़ को सेल के अंदर जाना है, इसको ये कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ताकि कोई गलत चीज़ सेल के अंदर ना चला जाए जिससे प्रॉब्लम हो जाए, या सेल से कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ बाहर ना चले जाए। और क्या है? इट प्रोवाइड आउटर बाउंड्री टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी। ये सेल को आउटर मोस्ट कवरिंग है ये सेल की, तो आउटर बाउंड्री प्रोवाइड करता है और इस तरह से ये सेल को प्रोटेक्ट भी करता है। अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कैसे सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। तो ये 2 तरह के प्रोसेस से होता है। एक होता है डिफ्यूज़न और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये डिफ्यूज़न होता कैसे है और ऑस्मोसिस ये क्या है। डिफ्यूज़न क्या है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। और कैसे होता है? CO2 और O2 का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होता है। तो कैसे होता है कि जैसे हमारा जो सेल है, ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो बाहर क्या है? एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है और हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है ना। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऐसे डिफ्यूज़न के थ्रू ही ऑक्सीजन जाता है। बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है, तो ये डिफ्यूज़न है। और सेम ऐसे CO2 को बाहर अगर निकलना है तो क्या है? हमारी बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा है
और एनवायरनमेंट में कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ CO2 का मूवमेंट होता है। तो ये प्रोसेस है डिफ्यूज़न का। अब हम देखेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूज़न का ही एक टाइप है, जिसमें वाटर का मेनली मूवमेंट होता है। वाटर जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। कैसे? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ मूव करता है। और कब तक करता है? जब तक कि इक्विलिब्रियम ना हो जाए। जैसे कि यहाँ अगर यहाँ पे ज़्यादा है कंसंट्रेशन और यहाँ कम है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ वाटर मूव करेगा, और तब तक करेगा ना जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। जैसे आपने खेतों में देखा होगा, बांध जो होती है ना, मेड़, तो अगर किसी एक खेत में पानी ज़्यादा है तो लोग क्या करते हैं ना कि उसका बांध जो होता है मेड़, उसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। तो जिसमें ज़्यादा पानी है उसमें से जिसमें कम पानी है उसमें जाने लगता है, पानी बहने लगता है। और जब इस खेत में भी उतना ही पानी हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इस बांध को लोग क्या करते हैं? बंद कर देते हैं मिट्टी से। तो ये ऑस्मोसिस है, ठीक है। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले तो सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? जो सॉलिड पार्ट होता है, और सॉल्वेंट जो लिक्विड पार्ट होता है, यानी फ्लूइड। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट का एग्जांपल है शुगर हो गया और सॉल्ट हो गया, ये दोनों क्या हैं? सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट का एग्जांपल जैसे वाटर हो गया। तो जैसे हम शरबत बनाते हैं, जैसे हम वाटर में क्या करते हैं? शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, तो ये क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। तो सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। एक हाइपरटोनिक होता है, एक हाइपोटोनिक होता है, और एक आइसोटोनिक होता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से ज़्यादा हो, तो इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हमने वाटर डाला, पानी डाला, हमने एक गिलास लिया, उसमें हमने पानी डाला, उसमें हमने क्या किया कि शुगर, थोड़ा सा चीनी डाल दिया, ठीक है। और तब वो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब उस सॉल्यूशन में हम अगर रेजिन्स डाल देते हैं, किशमिश डाल देते हैं, तो क्या होगा? जो किशमिश है ना वो और श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बाहर क्या है कि सॉल्यूट ज़्यादा है और उसके अंदर सॉल्यूट कम है, ठीक है ना। जैसे वाटर देखें तो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो इधर किशमिश कंपेयर करें तो किशमिश के अंदर ज़्यादा है, और इधर ग्लास में जो वाटर है वो कम है, ठीक है, क्योंकि वो उसमें सॉल्यूट घुला हुआ है। तो अंदर से किशमिश के अंदर से बाहर वाटर मूव करेगा, ठीक है ना। तो जब किशमिश के अंदर से वाटर निकल जाएगा तो ये श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा किशमिश, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें श्रिंकेज हो जाएगा रेजिन्स का, और इसको क्या कहते हैं? हम एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं, कि श्रिंकेज हो जाना, सिकुड़ जाना किशमिश का। ठीक ऐसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से कम है। जैसे हमने ग्लास लिया, उसमें पानी डाला, ठीक है, उसमें हमने सिर्फ पानी डाला। अगर हम उसमें सॉल्यूट नहीं डालते हैं, मतलब चीनी नहीं डालते हैं, और उसमें हम किशमिश डाल देते हैं, तो क्या होगा कि किशमिश के अंदर अब क्या है? वाटर का कंसंट्रेशन कम है, और बाहर वाटर ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हमने सॉल्यूट नहीं डाला है। तो बाहर से अंदर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा, मतलब ग्लास में जो पानी है वो किशमिश के अंदर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा? किशमिश फूल जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। जैसे आपने देखा होगा कि हम चना भिगोते हैं घरों में, ठीक है ना, कि हम अब किसी कटोरी में पानी डाल के उसमें हम चना डाल देते हैं, तो सुबह तक क्या होता है? चना फूल जाता है। तो होता है क्या उसमें ना कि बाहर जो वाटर है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और चने के अंदर कम है, तो बाहर से पानी अंदर की तरफ चला जाता है, चने के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। ऑस्मोसिस होता है वहाँ पे। और कौन सा ऑस्मोसिस होता है? एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। और एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम,
मतलब कि एक जैसा। इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का कंसंट्रेशन आपस में इक्वल होगा, तो इक्विलिब्रियम की वहाँ पे स्टेट होगी, मतलब बराबर होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होता है? तो सेल वॉल एक रिजिड और प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। ठीक है, और ये एनिमल्स में एब्सेंट होती है सेल वॉल, और प्लांट में सिर्फ पाई जाती है। ठीक है ना, एनिमल में ये एब्सेंट होती है। और सेल जो होता है ना, सेल के सबसे बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग ये सेल वॉल है, और ये बहुत ही रिजिड होता है। रिजिड मतलब बहुत कठोर होता है। तो आपने देखा है ना, पेड़ जो होते हैं वो कितने हार्ड होते हैं। कोई भी पेड़ की डाल ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है। अब कोई जैसे एनिमल है, हमारी स्किन वगैरह जो है ना, हम लोग कितने सॉफ्ट हैं ह्यूमन बींग्स, पर पेड़ देख लो कितना हार्ड होता है। वो क्यों होता है? सेल वॉल की वजह से, क्योंकि सेल वॉल बहुत ही रिजिड होता है। तो सेल वॉल प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, और ये एनिमल में एब्सेंट होती है। अगर और भी ऑर्गेनिज्म में देखें कि और किस किस चीज़ में सेल वॉल पाया जाता है, तो प्लांट में पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, फंजाई में भी पाया जाता है, पर सब में इसका कंपोजिशन अलग होता है। जैसे प्लांट का सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है, पर फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। और ये तीनों क्या हैं? तीनों ही पॉलीसेकेराइड शुगर हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा कि सबसे पहली बात तो वो एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। सेल वॉल जो है एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है जो प्लांट सेल होते हैं उनको, और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। मतलब सेल वॉल की वजह से ही प्लांट जो होते हैं ना वो हार्ड होते हैं। और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है सेल को। और क्या करता है? ये प्रोटोप्लाज्म को, जो प्लांट सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको ये इंजरी से बचाता है। किसी भी तरह का मैकेनिकल डैमेज हो जाए सेल में तो उस चीज़ से ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, और इसमें ढेर सारे सेल के इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स जो होते हैं, जो मैंने कहा था ना सेल ऑर्गेनल्स, वो सब इसमें पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड है, और इसमें सेल के ढेर सारे इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल पाए जाते हैं। और एक इसमें क्या क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर? जैसे वाटर होता है, ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट होता है, और कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि आपका लाइसोसोम हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? ये सेल के शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। ठीक है ना, और ये प्रोवाइड करता है क्या? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये एक फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है। ठीक है, तो किसी भी तरह का बाहर से अगर मैकेनिकल डैमेज हो तो फ्लूइड की वजह से ये इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सेल को। और क्या है? ये साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या है? एक साइट है जहाँ पे ढेर सारे बायोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स, इनकी सिंथेसिस होती है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था लैब अटेंडेंट का। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और हम ऐसे ही पूरे कोर्स का वीडियो यूट्यूब पे लाएंगे नोट्स के साथ। सो थैंक यू।